नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों, हिस्ट्री का पहला अध्याय जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए दोस्तों, पहला अध्याय का रिवीजन करवाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुल 3 अध्याय का एक साथ रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। याद रखना है, 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना स्टार्ट किया था मनुष्य ने। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों कहाँ उपजाया गया चावल, तो देखिए विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। तीसरा पॉइंट देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अगला पॉइंट है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पूर्व हुआ। याद रखना है दोस्तों, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। पांचवा पॉइंट देखिए, नर्मदा नदी के किनारे लोग जानवरों का आखेट करते थे। दोस्तों, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, आखेट मतलब होता है शिकार। तो पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करता था, तो याद रखना है आखेट मतलब शिकार होता है। छठा नंबर पॉइंट देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, गंगा के दक्षिण में या इन नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में मगध कहते थे। अगला पॉइंट देखिए, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। आठवां नंबर पॉइंट देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में क्या कहेंगे, सिंधु कहेंगे इंडिया को। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदोस कहा था और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि को इंडिया शब्द कहा था, इंडिया कहा था। याद रखना है, यूनानी जो आया था, ईरानी और यूनानी जो आया था, सिंधु को हिंदूस या इंदोस कहा था और नदी के पूरब में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वालों एक समूह के लिए किया जाता था। दोस्तों, वैसा व्यक्ति जो उत्तर पश्चिम में रहते थे उन लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलती है। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पुरानी वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद
कितनी पुरानी? तो 3500 वर्ष पुरानी। और किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। दोस्तों 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता था। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। इस पर जो है हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आज का ये रिवीजन क्लास है। तो याद रखिए, सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है, 3500 वर्ष पुरानी है और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और भरत भरत नाम का प्रयोग लोगों के समूह के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है, वैसी पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। दोस्तों पुस्तकों को हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। अगला पॉइंट देखिए, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। और मैनु जिसका अर्थ होता है हाथ से, यानी हाथ से लिखा गया जो लिपि था उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया अंग्रेजी में। हिंदी में इसे पांडुलिपि कहते हैं। देखिए पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। याद रखना है, पांडुलिपि पहाड़ी क्षेत्र में तारपत्र या पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाला भोर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार किया जाता था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पांडुलिपि से संबंधित पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता था। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। दोस्तों वर्ष की गणना कैसे की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला तिथि लेंगे तो ईस्वी हो जाएगा, और पहले वाला तिथि लेंगे तो ईसा पूर्व माना जाता है। तो देखिए इस पॉइंट पे फिर आगे जिक्र होगा। देखिए ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व, यानी इसको ईसा से पहले कहते हैं। ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व इसे पढ़ेंगे के रूप में जानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी तिथियां हैं उसे ईसा पूर्व पढ़ेंगे, और अगर बाद वाली तिथियां हैं तो उसे ईसवी पढ़ेंगे। अंग्रेजी में से बीसी ईसा पूर्व को बीसी और ईसवी को डीसी या एडी कहते हैं दोस्तों, या सीई भी कहा जाता है, सीई भी कह सकते हैं। ईसवी को डीसी या एडी या सी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 17वां नंबर पॉइंट क्या है? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। मिस्र के उत्तरी तट पर कौन सा कस्बा था? रोसेटा नाम का एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। दोस्तों मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर जो है एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखा गया है। अगला नंबर पॉइंट देखिए, नर्मदा घाटी में आखेट तथा संग्रहण का प्रयोग होता था।
आखेट मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। आखेट मतलब होता है शिकार करना। संग्रहण मतलब इकट्ठा करके रखना। 19वां नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, मगध प्रथम बड़ा राज्य था। मगध जो है प्राचीन काल में बहुत बड़ा राज्य माना जाता था। गारो पहाड़ियों ने सर्वप्रथम आरंभिक कृषि का प्रारंभ किया। दोस्तों यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आरंभिक कृषि कृषि का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो गारो पहाड़ियों से कृषि का प्रारंभ हुआ। याद रखना है, गारो पहाड़ियों से कृषि का प्रारंभ हुआ। गंगा घाटी पहला राज्य बना। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखना, कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ। अगला पॉइंट है, गंगा घाटी की नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य अब देखिए अगला पॉइंट, वर्तमान का अध्ययन हम लगभग 2000 वर्ष पूर्व को मानकर करते हैं। वर्तमान का अध्ययन लगभग 2000 वर्ष पूर्व को मानकर किया जाता है। आरंभिक मानव उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देखिए 27वां पॉइंट है, उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। पत्थर से बने औजार लगभग 10,000 साल बाद बनाया गया था और ये गूटी का प्राकृतिक पत्थर है। आगे देखिए, हुस्सी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका भी पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, भीमबेटका कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इस तरह से दोस्तों पहला चैप्टर का रिवीजन हो गया। अब दूसरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम देखिए क्या है? आरंभिक मानव की खोज। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। ये एनसीईआरटी इतिहास का दूसरा पाठ है। चलिए दूसरा पाठ का हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन तो हो चुका है दोस्तों, रिवीजन समझिए। देखिए, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं दोस्तों। याद रखना है, राख का अवशेष कहाँ मिला था? तो कुरनूल गुफा में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा, पूरा का मतलब होता है दोस्तों प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पूरा पाषाण काल का मतलब हो गया प्राचीन पत्थर।
फिर देखिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल की अवधि 20,000 साल से लेकर के और 12,000 साल पहले तक का समय पूरा पाषाण काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। याद रखना है दोस्तों, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का समय क्या है? तो 20,000 साल, 20 लाख है दोस्तों। 20 लाख साल पहले से लेकर के और 12,000 साल पहले तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा गया। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल में घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल के युग कहा गया। दोस्तों याद रखना है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं और इसका समय है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के समय को मध्य पाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल का समय देख लिए थे, 20 लाख साल पहले से लेकर के और 12,000 साल पहले तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा गया। अब मध्य पाषाण काल का समय देख लीजिए, 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुई उसे मेसोलिथ कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें मैक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया। दोस्तों मध्य पाषाण काल के समय औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें मैक्रोलिथ कहा गया। और मैक्रोलिथ का अर्थ होता है लघु पाषाण। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं। याद रखना है, मैक्रोलिथ औजार किस तरह का था? तो हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हुए हंसिया, आरी जैसा औजार था। फिर देखिए नव पाषाण युग। नव पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। पूरा पाषाण काल की समय अवधि थी 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद मध्य पाषाण काल का समय अवधि था 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक के समय को मध्य पाषाण काल कहा गया। और नव पाषाण काल का समय देख लीजिए, 10,000 साल पहले से लेकर के और अभी तक का जो है समय नव पाषाण काल है। अब अगला पॉइंट देखेंगे क्या है। देखिए मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया था। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पर्यटन पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। दोस्तों याद रखना है, कहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं? तो महाराष्ट्र के पर्यटन पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। हुंगसी के बारे में देखिए दोस्तों, हुंगसी के औजार अधिकांशतः चूना पत्थर से बनाए जाते थे। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पत्थरों पर चित्र बनाए। मध्य पाषाण युग
12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले को माना जाता है, ये तो आप देख चुके हैं। फिर नवपाषाण युग का भी समय देख लीजिए, नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, धान की खेती में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन गेहूं और जौ की खेती में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती थी। तो यही जो है बताया गया है, जो धान की खेती में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है गेहूं और जौ की तुलना में। अब आगे देखिए, सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ और बकरी सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। याद रखना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को पालतू बनाया गया सबसे पहले। आगे का पॉइंट देखिए क्या है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। दोस्तों, बसने की प्रक्रिया दुनिया में कब स्टार्ट हुई थी? तो 12,000 साल पहले। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कृषि के लिए अपनाई गई फसल कौन सी है? तो कृषि के लिए सबसे पुरानी फसल, सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है दोस्तों। उसी तरह से सबसे पहले जिन जानवरों को पालतू बनाया गया वह तो कुत्ता था, और कुत्ता के बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। उसके बाद फिर देखिए, कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जो आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट है बुर्ज़होम। वर्तमान कश्मीर के बुर्ज़होम किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये बुर्ज़होम जो है वर्तमान का जो कश्मीर है, कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। बुर्ज़होम कहाँ है दोस्तों? तो वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। अगला पॉइंट देखिए, पत्थर के औजार कई जगहों पर प्राप्ति होने के कारण इसे नवपाषाण युग होने का श्रेय दिया गया। दोस्तों, पत्थर का औजार कई जगहों पर प्राप्ति हुई, इसलिए इसे नवपाषाण युग कहा गया। प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कृषकों और पशुपालक समूह में रहते थे। कृषक और पशुपालक दोस्तों कहाँ रहते थे? तो समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आप पाठ नंबर 2 का भी रिवीजन कर लिए। अब चलते हैं पाठ नंबर 3 पर। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 का है, और पाठ नंबर 3 का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो दोस्तों, भोजन संग्रह से उत्पादन तक पाठ नंबर 3 है, जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। और आज का क्लास रिवीजन क्लास है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन भी कर लीजिए। चलिए पार्ट नंबर 3 से देखते हैं क्या है पहला पॉइंट। दोस्तों, पार्ट नंबर 3 का पहला पॉइंट है जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य
करते थे। यानी दोस्तों इन लोगों का पेशा था शिकार करना, भोजन संग्रह करना, पशुपालन और मछली पकड़ना। अगला देखिए पॉइंट क्या है, नेता होने के लिए अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित को ज़्यादा महत्व प्रदान की जाती थी। नेता होने के लिए दोस्तों वृद्ध व्यक्ति को, नौजवान योद्धा को, पुरोहित को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जनजाति समाज में अमीर गरीब के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। ईरान जाने के लिए बेलन दर्रे का इस्तेमाल किया जाता था। यह पूर्ण रूप से हरा भरा समतल स्थल था। ईरान जो है बेलन दर्रे से होकर के जाया जाता था और यह पूर्ण रूप से हरा भरा समतल स्थल था। आगे देखिए मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। दोस्तों सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना मेहरगढ़ में सीखा गया था। मेहरगढ़ की खुदाई से विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली है, जिनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद के स्तर से भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिले हैं। फिर देखिए मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ कई बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। दोस्तों मेहरगढ़ में एक ऐसा कब्र मिला जिसमें मृतक के साथ साथ बकरी को भी दफना दिया गया था और ऐसा अनुमान है कि परलोक में खाने के लिए जो है मृतक के पास से रख दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए, दाओजली हेडिंग ऐसा पूरा स्थल है जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। दोस्तों खरल और मुसल पत्थर के उपकरण मिले हैं कहाँ? तो दाओजली हेडिंग जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला रास्ता है, यहाँ मिला है खरल और मुसल जैसे पत्थर के उपकरण। साथ ही यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी मिला है। जेडाइट पत्थर संभवतः चीन से आया था। याद रखना है दोस्तों, पूछेगा जेडाइट पत्थर कहाँ से आया था, तो चीन से आया था। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। दोस्तों नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन पुरास्थल में चाताल युग तुर्की में है। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौरियाँ, भूमध्य सागर की कौरियाँ, ये सब जो है यहाँ पाई गई थी। अब अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं किया गया था। आगे देखिए, हल्लूर में ज्वार बाजरा की प्राप्ति हुई है। दोस्तों हल्लूर एक ऐसा जगह है जहाँ से ज्वार बाजरा की प्राप्ति हुई थी। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12,000 साल पहले। अगला देखिए, मेहरगढ़ में बस्ती के विकास का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ। दोस्तों मेहरगढ़ में बस्ती का विकास का आरंभ कब हुआ? तो 8,000 साल पहले। इस तरह से दोस्तों आप कक्षा 3 के इतिहास का भी रिवीजन कर लिए। अब दोस्तों इससे आगे अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 हम अगला पार्ट में लाएंगे। इस पार्ट में इतना ही। यदि आपको
यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।